नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग, और इंतखाबी जंग में पल पल के जो अपडेट्स हैं वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। दरअसल आज मुल्क के कई रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें से बिहार में मुकम्मल तौर पर जो वहाँ असम्बली का इंतखाब हो रहा है, बाकी रियासतों में बाई पोल्स हो रहे हैं जिन्हें हम ज़िमनी इंतखाब कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटों पर बाई पोल हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाई पोल्स हो रहे हैं, तेलंगाना में बाई पोल हो रहा है, झारखंड में 2 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे अहम है वो है बिहार के दूसरे मरहले का चुनाव। जी हां, बिहार में दूसरे मरहले की वोटिंग के तहत आज कुल 17 जिलों में 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और सबसे अहम यह है कि इस बार काफ़ी बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में है, और सबसे ज़्यादा इसलिए अहम हो जाता है ये दूसरा मरहला क्योंकि अगर 94 सीटों को और पहले मरहले के 71 सीटों को मिला लिया जाए तो किसी भी एक इत्तेहाद के लिए ये काफ़ी है। अगर उसे वोटर्स ने अपने लिए मुंतखब किया होगा तो इन्हीं पहले और दूसरे मरहले में से सरकार बनाने जैसे नंबर्स उसके पास आ सकते हैं। चूंकि कुल वहां पर 243 सीटें हैं बिहार में, और किसी को भी हुकूमत बनाने के लिए वहां पर 122 सीटें चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अहम है ये सेकंड फेज का इंतखाब। और इस सेकंड फेज के इंतखाब में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई तेज प्रताप यादव भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो जिनका जो किस्मत है, जिनकी वो बिल्कुल दांव पर लगी है। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे नुमाइंदे संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ताज़ा हालात हैं, मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त आप किस जगह पर हैं, किस बूथ के करीब हैं, और सुबह से जो आपने महसूस किया, क्या आपको लग रहा है कि वोटर टर्नआउट ठीक ठाक है, चूंकि ये कोरोना के दौर में वोटिंग हो रही है? जी विशाल, निश्चित तौर पर देखिए आज सेकंड फेज का ये चुनाव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज पटना में जो राजधानी है बिहार की, वहां पर 9 विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग का काम लगातार जारी है जी। और मैं जिस मतदान केंद्र पर हूं उसको इको फ्रेंडली मतदान केंद्र का नाम दिया गया है इस पोलिंग सेंटर को। और तस्वीर देखिए, कितनी सुंदर तस्वीर है, कितनी आकर्षित करने वाली तस्वीर है, किस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं इस पोलिंग सेंटर पे। आप देख सकते हैं जो सिस्टमैटिक ढंग से लोग अपना वोट कास्ट कर सके। काफी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को यहाँ पर प्रमुखता से उसको स्वच्छ रखना है, और इस स्लोगन के साथ कि स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। तो इस तरह के इको फ्रेंडली जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं पटना में, 1 दर्जन से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और वहां पर इसी तरह के मैसेज के साथ मतदान की प्रक्रिया जारी है। एक सुखद तस्वीर ये है कि भले ही कोविड-19 का दौर हो, लेकिन सीनियर सिटीजन से लेकर यूथ सभी टर्नअप हो रहे हैं। और यही कारण है कि मतदान का जो प्रतिशत है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वो प्रतिशत बढ़ेगा। और जो यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार तत्पर दिख रहे हैं जी। और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको यहाँ पर मतदान केंद्र पर उन्हें हर तरह की सुविधा दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रायोरिटी दी गई है, लोगों के लिए कहां पर खड़ा होना है, तमाम तरह के जो इंस्ट्रक्शंस है, थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर आप एक तस्वीरों में देखेंगे किस कदर वहां पर जो एम्प्लॉय हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, वो सैनिटाइजर के साथ थर्मल स्क्रीनिंग का काम भी है, वो लगातार कर रहे हैं। अच्छा है कि ये एक भावना है, आदर्श बूथ बनाया गया है यहाँ पर। लेकिन सवाल कई बार हमारे जो माहिरीन है वो ये उठाते हैं कि हर बार इंतखाबात में 1-2% बूथों को आदर्श बूथ बनाया जाता है, लेकिन ऐसा मौका या ऐसी बारी कब आएगी जब तमाम के तमाम वोटिंग के लिए जो तमाम बूथ हैं वो सबके सब आदर्श होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी सुविधा की दरकार, सहूलतों की दरकार किसी एक क्षेत्र के बूथ वोटर्स को नहीं होती, वो जहां तक हो सबको हो गया, फिर भी ये अच्छा है, वेलकम करते हैं इसका वोटर्स। मैं आपसे संजय ये जानना चाहूंगा कि आपने इसके अलावा और जिन बूथों पर आपने दौरा किया होगा, आपने वहां क्या महसूस किया? क्या वहां पर कोविड-19 के नियमों का पालन हो रहा है? क्या वहां पर लोग मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं? अगर मास्क लगाकर नहीं पहुंच रहे तो क्या उन्हें वोट देने दिया जा रहा है, या वहां बूथ पर उनको मास्क दिया जा रहा है? संजय।
देखिए, निश्चित तौर पर आपका सवाल वाजिब है और कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर आज शुरुआती दौर में ये शिकायतें सुनने को मिली कि जो थर्मल स्क्रीनिंग का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, मास्क नहीं पहुंचा। ये बात सही है कि सभी मतदान केंद्रों पर इस तरह की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाती है जी। और यही कारण है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना काल में जिस तरीके से लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, फर्स्ट फेज का जो पोल हुआ था उसमें मतदान का प्रतिशत जो था वाकई में पिछले जो चुनाव हुए हैं उससे किसी मायने में वो कम नहीं रहा प्रतिशत। ऐसे में जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहा है कि कोविड-19 का खौफ जो है कम से कम मतदाताओं के चेहरे पर उसका कोई शिकन न दिखे और यही कारण है कि अपनी ओर से जिला प्रशासन एक्टिव दिख रहा है। मास्क से लेकर सैनिटाइजेशन का काम, इसके अलावा जो दूसरी सहूलियतें हैं वो अपनी ओर से मैसर कराने की भरपूर कोशिश कर रहा है जिला प्रशासन। जी विशाल। संजय, मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि वोटिंग टर्नआउट जो है वो ठीक ठाक है, वोटर्स ठीक ठाक तादाद में पहुंच रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा यहां पर रोक करके एक और खबर भी देना चाहूंगा कि दरभंगा से खबर आ रही थी कि वहां पर वोटिंग मशीन जो है वो काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ताखिर हुई वोटिंग में। दरभंगा से ये खबर है और ये इसका जो इलाका है, जो बूथ नंबर है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ईवीएम बदले जाने के बाद दोबारा ईवीएम खराब हुई है। 76 नंबर बूथ नंबर 76 पर पोलिंग रुकी। वोटिंग रुकने की वजह से मकामी लोग काफी नाराज भी नजर आए और ये दरभंगा से खबर है। पहले भी वोटिंग देर से शुरू हुई, फिर मशीन बदली गई, फिर से दोबारा मशीन खराब हो गई। ये हालात है। सुबह से ऐसी कई खबरें हम अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि इस तरह के हालात हैं। बहरहाल संजय, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ असितनाथ तिवारी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के। असित, आपका बहुत इस्तकबाल है। असित, ये दूसरे मरहले का इंतखाब जारी है, वोटिंग हो रही है, और कितना अहम है ये दूसरा मरहला कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन के लिए? ये सबके लिए अहम है विशाल। दूसरा चरण ही ये तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। पहले चरण में जनता ने हमें चुना है, ये बात सबको पता चल गई है, और दूसरे चरण में जनता महागठबंधन को चुन रही है, सबको पता है। इस बीच जो करप्ट प्रैक्टिस है, आप देखिए, बोगो सिंह है मटिहानी से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, ये रात में पकड़े गए हैं मतदाताओं को पैसे बांटते हुए। तो जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोगों की जो पार्टियां हैं, वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। वो मुझे लगता है विशाल, फोन कट गया है, मैं डिस्कनेक्ट हूं जी। मेरी आवाज आप तक नहीं बिल्कुल बिल्कुल आ रही है असित, आप बोलें। लेकिन ये साफ है कि बोगो सिंह और ये भ्रष्ट लोग, करप्ट लोग, करप्शन में लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं विशाल। जी असित, मेरा सवाल यही था कि ये दूसरा फेज कितना अहम है कांग्रेस के लिए या अजीम इत्तेहाद के लिए, चूंकि आप अजीम इत्तेहाद या कांग्रेस की तरफ से आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। चूंकि ये देखा जा रहा है कि पहले मरहले के बाद ये दूसरे मरहले में काफ़ी बड़ा एक टाइम मिला था, और इस दूसरे मरहले से पहले पहले तमाम पार्टियों ने, ख़ासतौर से ये दोनों गठबंधन है, उनके तमाम बड़े नेताओं ने खूब कैंपेन किया है। तो क्या आपको ये लग पा रहा है, जैसा आपने कहा कि पहला मरहला वो आपके फेवर का हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि दूसरे मरहले में इस बार कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, या क्यों आप इस बात को लेकर पर उम्मीद है कि दूसरा मरहला भी आपके फेवर का होगा? जी असित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? असितनाथ तिवारी से हमारी बात अभी नहीं हो पा रही है, फिर कोशिश करेंगे उन्हें जोड़ने की। बिहार प्रदेश कांग्रेस के वो तर्जुमान हैं। तो इस बीच हम आपको बता दें कि कुल, सुनते हैं जरा सीपी सिंह को। हम रिचार्ज करना करने लगते थे कि आप दवाई लिख दीजिए, रात में हम कैसे घर पहुंचेंगे, तो वो खत्म हो गया कम से कम। तो विरोधी दल जो ये बात बोल रहे हैं, क्या आधार? नहीं, उनका कोई आधार नहीं है। ये सरकार रहेगी और बढ़िया से फिर काम करेगी, और मंत्री यही रहेंगे। मंत्री तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, फिर बदलेंगे वो अपना विचार से, जिसको लेना होगा सो लेंगे। ये सरकार रहेगी यही पक्का पक्का। 10 तारीख को जश्न का माहौल रहेगा। हाँ, जश्न का माहौल रहेगा। और असित हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। असित, मेरा सवाल फिर से वही है कि कितना अहम कांग्रेस या महागठबंधन के लिए ये मरहला है, और क्या फर्क पड़ा है
पहले फेज और दूसरे फेज के बीच काफी लंबा वक्त मिला था। इस दौरान जबरदस्त कैंपेन हुई है दोनों तरफ से। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस कैंपेन में कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आए जो पहले फेज के बाद को मद्देनजर रखते हुए दूसरे फेज में सामने लाए गए? देखिए विशाल, देखिए हम लोग लगातार जरूरी मुद्दों को उठाते रहे और आपने ही नहीं पूरे देश ने ये देखा कि जो दूसरा धड़ा है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों ने लगातार वैसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जिसका कोई संबंध आम जनता से नहीं है, आम बिहारी से नहीं है या इस देश से नहीं है। ये कभी इमरान खान का नाम लेंगे, अरे पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं कि सुलेमान बनते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है बिहार को? वो पाकिस्तान जाने ना, पाकिस्तानी अवाम किसको पीएम चुनेगी, पाकिस्तान का मसला है। लेकिन ये जब चुनाव आता है तो ये इतने पाकिस्तान परस्त है कि तुरंत पाकिस्तान की शरण में जाने वाले लोग हैं। हमने रोजगार को मुद्दा बनाया। रोजगार को इसलिए मुद्दा बनाया क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर 8.7 है विशाल। ये देश में सबसे ज्यादा है। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर बिहार में है, आप अंदाजा लगाइए। हमने रोजगार को इसलिए मुद्दा बनाया क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर लोग पैदल चले, पैरों में से खून निकलने लगे लोगों के, माओं की गोदियों में उनके बच्चे भूख और प्यास से मरे, ये पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए हमने रोजगार को मुद्दा बनाया। असली मुद्दा बिहार में रोजगार है। तकरीबन 90% की आबादी यहाँ किसानों की है, तो यहाँ असली मुद्दा किसानी। हम कहते हैं किसानों का कर्ज माफ करो, हमने करके दिखाया है। ये कहते हैं अडानी का कर्ज माफ करो। अब देखिए कितना फर्क है। जिस देश में 70% आबादी किसानों की है, उस देश का भला किसान करेंगे या 2-3 परिवार कर लेंगे? 70% आबादी का भला होने का मतलब है देश का भला होना। इसलिए हमने किसानों का मुद्दा बनाए रखा क्योंकि बिहार में वो 80% से ज्यादा है। हमने किसानों को मुद्दा बनाया, ये किसानों की चर्चा नहीं करते। मैं तो हैरान हूं विशाल, आपने देखा होगा कि जैसे ही रोजगार की बात की जा रही है, अचानक लग रहा है कि एनडीए गठबंधन वालों को अचानक लग रहा है कि मिर्गी का दौरा पड़ गया। वो तो रोजगार का नाम सुनते ही बिदक जा रहे हैं, अचानक हाथ पांव चलाने लग रहे हैं। पता नहीं रोजगार से इतनी परेशानी क्यों है। नोटबंदी में करोड़ों लोगों का रोजगार छीनने वाले ये लोग, जैसे ही रोजगार की चर्चा करो अचानक लग रहा है कि इन्हें दौरा पड़ गया कोई। आसिफ, मैं आपके पास फिर से आता हूं। दरअसल मैं ये जानना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि ये रोजगार देने की बातें कर रहे हैं, इन्हें पता भी है कि ये मुमकिन नहीं है, इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? मैं इसका जवाब आपसे थोड़ी देर में लूंगा। महफूज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से हमारे नुमाइंदे। महफूज, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या सुबह से आपने महसूस किया है? वोटर टर्नआउट कैसा है, मौसम कैसा है, और जो ईवीएम सेंटर्स, ईवीएम को लेकर काफी जगहों से खबरें आई हैं कि ईवीएम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही या उसमें कुछ खराबी है। आप इस वक्त कहां पर हैं महफूज? देखिए विशाल, अभी हम लोग पटना के पटना साहिब असेंबली हलके में मौजूद हैं। अगर सुबह से बात करें कि वोटर्स जो है कैसे पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर, तो जाहिर है पटना जो है एक शहरी हलका है और पटना में या तो पटना साहिब हो, बांकीपुर हो या कुम्हरार हो या दीघा हो, ये शहरी इलाकों में जो है वोटर्स सुबह से आना शुरू हो गए हैं। आप देखिए कि जिस पोलिंग बूथ पर अभी पटना साहिब में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे करीब 8 जो है पोलिंग बूथ है और यहाँ जो है लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है। मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मौसम पटना में काफ़ी अच्छा है और जाहिर है लोग आ रहे हैं। मसले अगर देखें कि अगर पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार में परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव मर जाएंगे मैडम। पटना साहिब सीट पर बने हैं और यहाँ काम करते रहे हैं। उनके मुकाबले में अजीम इत्तेहाद के कांग्रेस उम्मीदवार हैं, आरएलएसपी के उम्मीदवार भी यहाँ मैदान में हैं। इसके अलावा कई उम्मीदवार हैं पटना साहिब में जो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। पर्ची दिखा रही है और अपना वोटर आईडी कार्ड महफूज थोड़ा रोकूंगा, राबड़ी देवी को सुनते हैं। मैडम बदलाव का गंगा बह रही है, बदलाव चाहिए। प्रचार नहीं कर रही, प्रचार नहीं कर रही। बिहार में बदलाव चाहती है जनता। बदलाव चाहिए। आगे बढ़िए।
तो राबड़ी देवी से सवाल करने की कोशिश हो रही थी, काफी मुश्किल, लेकिन इतनी भीड़ है और कोरोना का अपना कुछ कोरोना के कायदे कानून है। इन सब के बीच जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि सवाल जवाब हो सके। सवाल किया भी गया और राबड़ी देवी ने जवाब दिया। तेजस्वी यादव को भी आप देख सकते हैं इस वक्त। तेजस्वी यादव राघोपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनका मुकाबला फिर से बीजेपी के सतीश से माना जा रहा है। तो राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि बदलाव की लहर है। राबड़ी देवी कह रही हैं कि बदलाव की लहर है। महफूज के पास फिर से वापस आना चाहूंगा। महफूज, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह का वहां पर आपने देखा टर्नआउट और किस तरह से लोग वहां पहुंच रहे हैं। मेरा सवाल ये भी अहम था कि क्या पोलिंग बूथों पर कोरोना के नियम के मुताबिक अमल हो रहा है? क्या वहां पर सैनिटाइजर, ग्लव्स या मास्क के इंतजामात हैं? देखिए विशाल, अगर पटना की बात करें तो पटना में कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक लोग अमल कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग का इंतज़ाम भी है। इसके अलावा जो भी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो पटना के पोलिंग बूथों पर, मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर वो तस्वीर बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे रही है। हम लोग जिस पोलिंग बूथ पर हैं यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस को लोग फॉलो कर रहे हैं, इंसानी दूरी को लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बिहार के जो दूसरे ज़िले हैं, चूँकि पटना के अलावा बिहार में 17 ज़िलों में असेंबली का इंतखाब हो रहा है, 94 असेंबली हल्के हैं। तो दूर दराज के जो इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में देही इलाकों में पोलिंग बूथ बना है और वहां से जो खबरें आ रही है कि वहां कोरोना की गाइडलाइन को लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और आमतौर पे ये देखा गया है कि देही इलाकों में और गांव में लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, लोगों तक ये जानकारी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहुंच नहीं पाती है, या जो जिम्मेदारान इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है इंतखाब कराना, वो अपनी बातों को ठीक से लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। नतीजे के तौर पर वहाँ एक दूसरे पर लोग चढ़े हुए रहते हैं, बिल्कुल लाइन में कतार में सही नज़ारा जो है दिखाई देता है। इसके अलावा विशाल, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज जो असेंबली का इंतखाबात है, आज जो है अजीम इत्तेहाद और एनडीए के लिए काफ़ी अहम दिन है और आज ये तय होगा कि बिहार में किसकी हुकूमत बनेगी। जाहिर है जो दूसरे अलायंस है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बड़े सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी आज होना है। अजीम इत्तेहाद के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की किस्मत का आज फैसला होना है। राघोपुर से, राघोपुर उनका रवायती सीट रहा है, लालू प्रसाद यादव वहाँ से जीतते रहे हैं, राबड़ी देवी वहाँ से जीती हैं, तेजस्वी यादव। महफूज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा महफूज, इन शॉर्ट के सेकंड फेज का इंतखाब और उसका कैंपेन पहले मरहले के कैंपेन से कैसे आपने अलग महसूस किया और कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जो पहले मरहले में हावी रहे? जैसे कहा यह जा रहा है बार बार कि पहले मरहले में रोजगार का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहा, तो क्या रोजगार का मुद्दा और तालीम को लेकर जो मुद्दा है, जो आरजेडी कैंप से बहुत जोर शोर से उठाया गया है, क्या ये मुद्दे जो है सेकंड फेज में भी काफी हावी रहे हैं? फिर मैं इस पर आसिफ नासिर जवाब लूंगा। एक छोटा सा जवाब महफूज। देखिए विशाल, देखिए विशाल, काफ़ी अहम सवाल है ये कि पहले मरहले में तमाम सियासी पार्टियों ने, खासतौर से अगर अजीम इत्तेहाद को देखें तो उसने रोज़गार का इशू उठाया था और बाकी सियासी पार्टियां भी रोज़गार के इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही थी और अपनी इंतखाबी तशहीर के दौरान आवाम को रोज़गार के मसले पर लाने की, एकजुट करने की, अपनी पार्टी की तरफ लाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। अगर दूसरे मरहले के इंतखाब को देखें तो जो मुद्दे रहे हैं, चूँकि दूसरे मरहले का इंतखाब अलग अलग इलाकों में हो रहा है और अलग अलग इलाकों के अलग अलग मसले हैं। पटना का अलग मसला है लेकिन चंपारण का अलग मसला है। तो इसमें खास तौर से जो मुद्दे उठाए गए हैं बड़े सियासी लीडरों की तरफ से, यहाँ तक कि वजीर आजम भी दूसरे मरहले के इंतखाब में आए, राहुल गांधी भी आए और तेजस्वी यादव भी लगातार दौरा कर रहे हैं। तो जो मुद्दे खास तौर से निकल कर सामने आए हैं वो है किसानों का मसला, वो है गन्ना का मसला। चीनी मिल बंद है, जाहिर है गन्ना की खेती जो लोग करते हैं, किसान करते हैं, वो काफ़ी दिनों से परेशान है। उनके मसले पर कोई सरकार सुन नहीं पाती है, कोई सियासी लीडर कुछ कर नहीं पाता है। तो चंपारण
के इलाकों में ये एक बड़ा मसला निकल कर आया है। इसी के साथ बेरोजगारी एक बड़ा मसला है और इसमें दूसरे मरहले के इंतखाब में भी है। और जाहिर है बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये बिहार असेंबली इंतखाबात में चल निकला है और तमाम इलाकों में बेरोजगारी की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा सेकेंड फेज में खास तौर से जो उठाया गया है वो है उन मजदूरों का मुद्दा जो बाहर से दिल्ली और पंजाब और हरियाणा से बाहर से कोरोना के मुद्दत काल में बिहार लौटे और ज्यादातर मजदूर पलायन करके आए। वो मजदूर जो है जाहिर है या तो सीवान के हैं, गोपालगंज के हैं, शिवहर, सीतामढ़ी और चंपारण और मोतिहारी के काफ़ी मजदूर जो है रहते हैं बाहर में और जो पलायन करके यहाँ आए हैं। ये मुद्दा जो है तमाम सियासी पार्टियों ने रखा है, चाहे वो अजीम इत्तेहाद हो या एनडीए की जानिब से हो। आपने देखा कि वजीर आला नीतीश कुमार भी अपनी सफाई देते रहे कि उन्होंने किस तरह से उनकी हुकूमत ने माइग्रेंट लेबरर के लिए काम किया है। इसी तरह अजीम इत्तेहाद बिल्कुल इसी सवाल को मैं असित ताज से भी करना चाहूंगा। असित, दूसरे फेज में जो अभी महफूज बता रहे थे कि वही मुद्दे जो आपने कहा कि किसानों को लेकर कोई बात नहीं करता, लेकिन आपकी पार्टी या आपके इत्तेहाद ने बात की है। सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या ये समझा जाए कि बिहार का इंतखाब इस बार वाकई इस जानिब जा रहा है कि लोग जो हैं वो जमीनी मुद्दे और अपने अपने जिस स्थान में जिस मकाम में रहते हैं मकामी मुद्दों के साथ इस बार बन बना रहे हैं वोट डालने का? निश्चित तौर पर विशाल, और इसलिए बिहार की जनता का शुक्रिया। बिहार की आवाम ने वाहियात मुद्दों को ठोकर मार दी है और इसीलिए भाजपा और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में बौखलाहट है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो तो समझ रहे थे कि हम इमरान, पाकिस्तान, कटोरा, सुलेमान कुछ कर लेंगे, चुनाव जीत लेंगे। लेकिन बिहार की जनता ने, आवाम ने आईना दिखाया और कहा कि नहीं, ये सब बकवास बातें बिहार में आकर मत करो, काम की बात करो ना। छात्र कह रहे हैं कि हमारे टीचर कहाँ है, बता दो हमारे स्कूल में टीचर है कि नहीं। लोग पूछ रहे हैं हमारे अस्पतालों के डॉक्टर कहाँ है, बता दो। रुई सुई दवाई कहाँ है, बता दो। तो ये पाकिस्तान, इमरान शुरू कर दे रहे हैं तो लोग इन्हें दौड़ा रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं कि भाई हमारी बदहाली, हमारी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। यूपीए की सरकार केंद्र में थी, उसने एक साथ किसानों का सारा कर्ज माफ किया। कैसे कर दिया था, कहां से उसके पास पैसे आए कि उसने कर दिया। और आप सिर्फ अडानी अंबानी में लगे हैं। जो मजदूर आए मुंबई या बाकी दिल्ली या बाकी शहरों से 1200 किलोमीटर पैदल चल के, जिन्होंने अपने परिजनों को रास्ते में तड़प तड़प कर मरते देखा, वो पूछ रहे हैं कि भैया ये जो आके आप कह रहे हैं कि मैं बिहार का बेटा हूं, तो तब आप कहां थे? हे बिहार के पुत्र, तब आप कहां थे जब हम सड़कों पर तड़प के मर रहे थे? मैं पूछ रही हैं कि हमारी गोद में हमारी संतानें मर गई, तब तुम कहां थे बताओ ना। तो ये झूठ मत बोलो। तो जब लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के झूठ मत बोलिए, फरे भी हैं आप, तो इनको घबराहट हो रही है क्योंकि इनका वाहियात मुद्दा लोगों ने ठुकरा दिया है। हम बिल्कुल जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और शुक्रिया बिहार की आवाम का कि बिहार की आवाम ने उन जमीनी मुद्दों को बनाए रखा, कायम रखा, उन्हें ताकत दी और उस पर वोटिंग हो रही है। विशाल जी, कांग्रेस इस फेज में फिर से एक बार अच्छी खासी डबल फिगर पे वो वोट लड़ रही है। तो क्या ये समझा जाए असित के कांग्रेस के लिए भी जमीन बिहार में हमवार हो रही है? चूंकि पिछले इंतखाब में भी गठबंधन था तो आप 24 सीटें जीत कर आए थे। इस बार कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है और क्या जो वाम दलों के साथ जो इत्तेहाद में उनकी शराकत हुई है, यानी वो शामिल हुए हैं, तो क्या ये वाकई एक ऐसा फैक्टर है जो आपको लगता है कि महागठबंधन के फेवर में कुछ जा रहा है? देखिए विशाल, ये लड़ाई उसूलों की है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लोग उन लोगों को खारिज कर रहे हैं जो हमको और आपको आपस में लड़ाकर सत्ता में बैठना चाहते हैं या बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है। वो ऐसे लोग हैं जो हमको आपको आपस में लड़ाते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि निफिक्र होकर के अपने मतदान केंद्र के तेज प्रताप को सुनते हैं आसित। काम करें। तेज जी, एक और चीज़ बताएं कि जैसे नीतीश कुमार और जो आरजेडी के तेजस्वी जी हैं, आपके छोटे भाई, उनके बीच में काफ़ी एक टसल चल रहा है। कितने मजबूत लगता है? देखिए, जनता जो है पूरे तरीके से बदलाव चाह रही है। सर का बात है तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा, सीएम फेस जनता चाह रही है। तेज प्रताप जी, लालू यादव जी आपके पिताजी इस बार चुनाव में नहीं है, उनके कितना प्रेजेंस आपको खला है? नहीं, खला नहीं है। यहाँ का एक जनता, पूरा बिहार का, खासकर हसनपुर का जनता सब लालू में है, सब लालू यादव।
सर कितना आपको लगता है कितना बड़ा वोट मार्जिन होगा आपका इस बार यहाँ से? जबरदस्त जीत होगी, 50,000। थैंक यू। तो ये लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी से बड़े भाई हैं ये। इनका कहना है कि जबरदस्त जीत होगी। हसनपुर का जिन्होंने नाम लिया, हसनपुर ही ये असेंबली हलका है जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया था कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ये दोनों वोट देने पहुंचे थे, उन्होंने वोट भी दिया। और जब मीडिया वालों ने सवाल किया राबड़ी देवी से तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि परिवर्तन यानी बदलाव की लहर है, तब्दीली चाहती है बिहार की आवाम, ये राबड़ी देवी का कहना था। और यही बात अभी तेज प्रताप यादव भी कह रहे थे कि परिवर्तन यानी बदलाव का मौका है और आवाम का जो रुझान देख पा रहे हैं वो उनका ये कहना है कि ये बदलाव की तस्वीर है। ये वो तस्वीरें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं जब तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जो कि बिहार की वजीर आला रह चुकी हैं वो दोनों एक साथ वोट देने गए थे। और तेजस्वी यादव जो ग्रैंड अलायंस है यानी महागठबंधन जिसे हम अजीम इत्तेहाद कहते हैं उसके ये सीएम के चेहरे हैं, सीएम के उम्मीदवार हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान उन पर भी लगा हुआ है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुशील कुमार मोदी जब पहुंचे थे वोट डालने के लिए, बिहार के बड़े नेता हैं बीजेपी के, और उन्होंने वोट डालने के बाद किस तरह से ये दिखाया कि ये लोकतंत्र में ये हक है। न्यूज़ 18 उर्दू भी आपसे अपील करता है कि आप लोकतंत्र के यानी जमहूरियत के इस त्यौहार को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएं और घरों से बाहर निकलें, अपना वोट डालें। आपकी नाराज़गी या आपकी खुशी तब तक मानी नहीं रखती जब तक आप वोट के ज़रिए से ये इशारा नहीं करते कि आप मौजूदा सरकार से खुश हैं या आप मौजूदा सरकार से नाखुश हैं, बदलना चाहते हैं। ये आपको सिर्फ अपनी बातों से नहीं बल्कि आपके वोट के अमल से इसे साबित करना होता है, इसलिए वोट जरूर डालें। असित हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज भी बने हुए हैं। असित, एक और अहम सवाल यहाँ पर है कि जो मुद्दे सामने अभी आ रहे थे इन्हीं मुद्दों में बीच में एक बार नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन के हवाले से कुछ बात कर दी है। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन की तरफ से जो एक भीड़ नजर आ रही थी उसे अपनी तरफ करने की कोशिश थी, चूंकि नीतीश कुमार ने वो मुद्दा उठाया है जिसका फायदा इससे पहले भी लालू यादव लगातार बिहार के चुनाव में उठाते रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार, मैंने कहा ना कि ये हमको आपको आपस में लड़वाने वाले लोग हैं। ये पहले हिंदू मुस्लिम करेंगे, जब देखेंगे उससे बात नहीं बनेगी तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, जब देखेंगे उससे बात नहीं करेगी तो राजपूत भूमिहार कोयरी कुर्मी करेंगे और आपस में सबको लड़ाने की साजिशें करते रहे हैं। इनकी राजनीति की बुनियाद ही वही है। लेकिन बिहार की जनता ने इसे खारिज कर दिया। बिहार की जनता ने कहा है कि हमें आपसी झगड़े नहीं चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों से मारपीट नहीं करनी है, किसी का सिर नहीं तोड़ना, अपना सिर नहीं तोड़वाना है। हमें अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, हमें अपने बच्चों की जिंदगी चाहिए। उनके सामने अंधेरा है। खेत बेच के माए अपने गहने गिरवी रख के, जेवर गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसान अपनी जमीन गिरवी रख रहे हैं और बच्चों को लोग बाहरी शहरों में भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए। और वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उनके बच्चे लौट कर आए और पकौड़े बेचे, इसलिए तो नहीं खेत गिरवी रख रहे हैं ना विशाल आजम जी, और ना ही माए इसलिए अपने जेवर गिरवी रख रही हैं कि बच्चे पकौड़े तले। तो लोगों को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, जिंदगी चाहिए, और इसलिए लोग महागठबंधन को वोट कर रहे हैं, उनको नकार रहे हैं। वो सिर्फ जात पात संप्रदाय करने वाले लोग हैं। और अब ये बहुत हो गया, अब लोग उकता गए हैं, लोग इसकी सच्चाई समझ गए हैं कि ये सिर्फ लोगों को लड़ाने की साजिशें हैं और इसीलिए उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। तो अब उन्हें अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए सरकार चाहिए। विशाल जी। जी असित जी, लेकिन मेरा सवाल इसी बात को लेकर था कि अगर ये मुद्दे में ट्विस्ट है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, चूंकि कोशिश लगातार यही हो रही है, हर एक अलायंस ये चाह रहा है कि दूसरे को किसी भी तरह से हम कमजोर कर सकें, खुद को आगे बढ़ा सकें। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि एलजेपी का स्टैंड लगातार जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, एलजेपी ने इस बार भी जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जो अंदर की बात है वो यही है कि जहां पर लोजपा नहीं वहां भाजपा को समर्थन, मतलब इस तरह के दावे के साथ। और साथ ही साथ एलजेपी का ये कहना, एलजेपी के बड़े तेजस्वी यादव को सुनते हैं जरा।
देखिए दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आज मैं ले लो, हाथ में ले लो ना, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। छोड़ दो यार, छोड़ दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लें और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार चाहिए। कह रहे हैं कि आप पूरे बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव के गंगा बह रहा है। तेजस्वी को क्या आशीर्वाद दिया आपने? तेजस्वी जी को क्या आशीर्वाद? बिहार के जनता का आशीर्वाद है तेजस्वी।